नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में संघ के राष्ट्र के प्रति योगदान को नमन करते हुए विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण किया। योगी ने कहा कि संघ ने अनुशासन, सेवा, सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक कल्याण के अविचलन संकल्प पर आधारित अपनी शताब्दी की यह विराट, वैभवशाली और राष्ट्र भावना से समृद्ध यात्रा पूरी की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संघ का संदेश राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण और स्वर्गीयकरण उन्नति के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता का अटल एवं अनुसरण ध्वजवाहक है। 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हो जाएगा और इस बड़े मौके पर जहां एक तरफ शताब्दी समारोह हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता संघ पर सवाल भी उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संघ से 100 वर्ष पूरे होने पर कुछ सवाल पूछे। संजय सिंह ने इस मौके पर एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस से कुछ तीखे, कड़वे और सच्चे सवाल। 100 सालों में एक भी आरएसएस प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं बना? आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत एक 12वीं कक्षा के छात्र को प्रतिनात्मक पुलिस अधीक्षक बनाया गया। एसपी अभिषेक भारती ने बुके देकर उनका स्वागत किया। निजी स्कूल की छात्रा मानवी शुक्ला को पुलिस अधीक्षक कार्यालय ककोड़ में एसपी की कुर्सी पर बैठाया गया। इस दौरान छात्रा ने वहां आए फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। एसपी बनाया गया है, क्या करेंगे? देखिए, आज नवमी के शुभ दिन पर जिला औरैया में एसपी कार्यालय में सुदीति ग्लोबल एकेडमी, यहाँ पे एक स्कूल है, उसकी 12th स्टैंडर्ड की एक छात्रा है, मेधावी छात्रा, शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उनको एक दिन के लिए यहाँ पे एसपी के पद पर कार्य करने का मौका दिया गया। यहाँ पे उनके द्वारा जनसुनवाई की गई, कई लोगों की समस्याएं सुनी गई और मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। ये मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो संदेश देना है, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की बरेली में आयल मोहम्मद अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाईं। इस हिंसा के बाद बरेली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के आयोजक मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब इन कार्रवाइयों और गिरफ्तारी पर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा उत्तर प्रदेश सरकार पर भड़क गए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकार मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म कर रही है। बरेली में मुसलमानों को सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान की वजह से सामूहिक सजा दी जा रही है। उन्होंने योगी सरकार से मांग की है कि बरेली हिंसा में गिरफ्तार किए गए बेगुनाह मुसलमानों को रिहा किया जाए और उन्हें परेशान करना बंद किया जाए।
बरेली के जो हालात हैं उन हालात के मद्देनज़र ख़ानदान आला हज़रत के तमाम अफराद ने ख़ास तौर से हज़रत मौलाना सुभान रज़ा ख़ां, हज़रत मौलाना असजद रज़ा ख़ां काज़ी हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना मन्नान रज़ा ख़ां और खानकाह रज़विया के सज्जाद नशीन मौलाना अहसन रज़ा ख़ां, इन सब की तरफ से और बल्कि पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही डिमांड रखी गई है कि जो जुमे के दिन ज्ञापन देने के वक्त जो हालात पेश आए, लाठीचार्ज हुआ, वो सिर्फ मुसलमानों को ऊपर लाठीचार्ज किया और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया। वो हमारे बड़े जो कहेंगे वो हम क्या कोई प्रोटेस्ट फिर से किया जाएगा? अभी वो फैसला नहीं है कि प्रोटेस्ट करेंगे या धरने पे जाएंगे, वो सब अभी कोई बात बताने की नहीं है। वो जब हमारे बड़े फैसला करेंगे वो आपको बताया जाएगा, वो प्रशासन को बताया जाएगा कि साहब जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, कहीं ना शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। और प्रशासन के तमाम लोगों से अच्छे मामला ताल्लुकात हैं, यहाँ आए और हम लोगों को आश्वासन दे के गए कि हम बेगुनाहों को परेशान नहीं करेंगे, तो उसके बावजूद तमाम बेगुनाहों को परेशान किया गया है। बरेली में आयल मोहम्मद पोस्टर विवाद का असर अब सहारनपुर की राजनीति पे भी पड़ने लगा है। मंगलवार देर रात कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक शहजवान खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। बुधवार को दोनों नेताओं का बरेली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी। दोनों नेताओं के आवासों पर देर रात से ही भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और किसी भी भारी व्यक्ति को बिना अनुमति घर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। प्रशासन का कहना है कि बरेली का माहौल पहले से ही संवेदनशील है, ऐसे में नेताओं की मौजूदगी स्थिति को और भी गंभीर बना सकती थी। इमरान मसूद ने हाउस अरेस्ट को लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम ट्रेन से जा रहे थे। हाँ? ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था। तो और 6:50 पे जाना था, दो वहाँ डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर के कस्बे में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर भीड़ जुटाने की कोशिश की गई, जिसे लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद सैफ नामक युवक ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ स्टेटस डालते हुए लोगों से पानी टंकी चौराहे पर इकट्ठा होने का आह्वान किया था। इसके बाद दर्जनों युवक हाथों में डंडे लेकर मौके पर जमा हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को खाली कराया। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है। दिनांक 29/9/2025 को विभिन्न सूत्रों से थाना मौधा को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग बिना परमिशन के झूठी अफवाहें फैलाकर कोई प्रोसेशन निकालने जा रहे हैं। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत
त्वरित संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में थाना मौधा में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बरेली से है, जहां जुमे के बाद हुए बवाल और हिंसा के मामले में बतादे गिरदीस और इकबाल नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी के पास एसपी सिटी मानुसपारी की गनर से लूटी गई एंटी टिनर गन बरामद हुई है। आरोपियों को टिनर गन बेचने के लिए मरीनगंज ले जाया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर बतादे कि सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़िया नहर के पास ये मुठभेड़ हुई है। नहीं, ये इसको छापेमारी कार्रवाई कहना गलत होगा। ये एक्चुअली जो त्योहार आ रहे हैं तो उसमें हम लोग रेगुलर जांच करते रहते हैं खाद्य पदार्थों की, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो सके खाद्य पदार्थों को लेकर। तो ये रेगुलर चेकिंग थी, आगे भी ये चेकिंग चलती रहेगी जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक्री इन त्योहारों में खाद्य पदार्थों की होती है। तो हम पुलिस और प्रशासन दोनों का यही मंतव्य रहता है कि भाई खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट ना हो। बरेली में आइला मोहम्मद नाम को लेकर हुए बवाल के बाद अब शामली में भी एक युवक ने ऐसा ही प्रदर्शन किया। यह मामला सदर कोतवाली क्षेत्र और गांव कुडाना का है। प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दिलशाद नामक का युवक अपनी छाती पर बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखवाकर सड़कों पर उतर आया। युवक हाथ में तिरंगा लेकर शहर और गाँव के बीच घूमता रहा। रील बनाकर उस पर गाना लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। अपनी छाती पर लिखवाए संदेश को लोगों तक दिखा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना पहली प्राथमिकता है। बरेली की घटना के बाद अब शामली में दिलशाद का यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गया। सवाल यही है कि प्रदर्शन एक सामान्य गतिविधि है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। खबर सुल्तानपुर से है, जहां थाना कादीपुर क्षेत्र के चौराहे पर 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद एक पक्ष ने अवैध असले से फायरिंग कर दी। घटना में दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। इस संबंध में थाना कादीपुर पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की। इसी कड़ी में पुलिस ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश की। भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और इस दौरान 2 अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गए। आज सायंकाल कादीपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के मध्य विवाद के पश्चात गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति ठीक स्थिर बताई है। इस घटना के पश्चात परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में आरोपी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। अभियुक्तों के मूवमेंट की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी द्वारा कादीपुर थाना क्षेत्र में ही उनकी घेरेबंदी की गई, जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 नामजद अभियुक्तों को गोली लगने से वे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर पूर्णतः शांति है, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। अग्रिम फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें हमारे साथ। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल।
क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बस्ती से है, जहां सदर कोतवाली पुलिस ने सेक्स रैकेट के सरगना भानु प्रताप को गिरफ्तार किया। भानु पर नाबालिग लड़कियों का अपहरण, ब्लैकमेलिंग और करवाने के आरोप थे और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर चांदमारी में छापा मारा गया, जहां भानु ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भानु के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने घटनास्थल से नाबालिग लड़कियों को भी बरामद किया। एसपी अभिनंदन ने बताया कि भानु पर 25,000 का इनाम घोषित था और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगी हुई थी। दो मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें 2 बच्चियों का अपहरण का मुकदमा हम लोगों ने लिखा था। तत्काल उनकी हम लोगों ने बरामदगी सुनिश्चित की और उसमें जो मुख्य व्यक्ति है जिसने उनको जो उनके अपहरण करता है उनको संरक्षण दिया और उस चीज़ को पूरा फैसिलिटेट किया, उसकी तलाश हम लोग लगातार कर रहे थे और आज इसी क्रम में हमारी टीमें उसको गिरफ्तारी में लगी हुई थी और आज घेराबंदी करके उसको जब गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग किया। क्या नाम है उसका? उसका नाम है भानु प्रताप। तो उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी दौरान पुलिस मुठभेड़ की है। जनपद बहराइच के रामगांव क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां एक सरफिरे व्यक्ति ने घर पर आए 2 बच्चों की हत्या कर दी। उसके बाद शिनाख्त को मिटाने के लिए बच्चों समेत अपने पूरे परिवार को घर में बंद करके आग लगा दी। यह घटना की वजह से आरोपी समेत 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल मकान से 3 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम घर में आग बुझाने में जुटी हुई है। 3 शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। मोहम्मद सलीम, हम पूर्व प्रधान है, बीबी मेरी प्रधान है, हम प्रधान प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि है चपराहा के। अच्छा, क्या हुआ है आज यहाँ से बच्चों ने फोन किया कि 10 बजे लमसम कि यहाँ पे आग लग गया है। हम जाके चौकी में बताया, साहब लोग हम लोग सब लोग तुरंत आ गए। 10:15 बजे हम लोग आ गए, 10 मिनट में हम लोग आ गए तो यहाँ देखा आग लग रहा, जब बुझा रहे थे पूरे गांव के लोग। तो यहाँ पानी वानी अपना सब व्यवस्था हुआ। उसके बाद में दरवाज़ा तोड़ा गया, पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ा, गांव वालों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ के तो बच्चे को निकाला। दोनों बच्चों का उसने कत्ल कर दिया था कई जगह। यही विजय किशन कहाँ रहते हो? हम इसी गांव में रहते हैं। क्या नाम है गाँव? निंदुरपुरा। आज क्या घटना हुई, क्या हुआ? हम लोग सो रहे थे तो हमको लोग को बुलाया उन्होंने, विजय ने। तो हम लोग आए, कहीं डंठल काटना है तो हम लोगों ने काटने लगे। काटे 1 बोरी काटे 2 घंटा के बाद। तो अब हमको उन्होंने कहा तुम जाओ वहाँ पर पेड़ छिनका दो। तो हम गए, वहाँ पर पेड़ छिनकाने लगे, ताले यहाँ पर घटना हो गई और वो दोनों लड़के को भी मार दिया और 4 गाय भी मरी हैं, अपना आप लोग भी मर गए हैं और यहाँ पर ट्रैक्टर भी आग लगा दिए हैं। हमारा ओम प्रकाश वर्मा, निंदुरपुरवा। क्या हुआ है? लड़का कहे लासुन थूरे के बहाने बलाई लावा सनी का तो विजय बहाना से बलाई के लावा यहाँ मार दी जान से। यहाँ घर में बलाई लावा बहाना से मार दी जान से। तक अपना भी आग लगा लिया और आग लगाई तब हम तो सारा दुनिया दौड़ा और ये पूर्विया भर 3 कांड करे, 3 कांड बार बार ये रोक लिहिन, बार बार रोक लिहिन। जो हम लोग घटना से चूँकि
सिंदूर का भी तत्व मिला और थोड़ा ब्लड स्टेन्स भी कमरे में मिले हैं। तो इस दृष्टि से ये लग रहा है कि इसमें आप प्रथम रूप से चोट भी किया होगा और सबको एक साथ मारने की नियत से इकट्ठा किया और आग लगा दिया और अंदर कुंडी बंद कर दिया। इससे लग रहा है कि मानसिक रूप से इसका जो लेवल था उस लेवल के तहत ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। सर, सिंदूर मिला तो इसका मतलब क्या कुछ अंतर्विद्या या कुछ ऐसा? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टिया जो सामान्य ऑब्जर्वेशन हमको घटनास्थल से लिया उसके तहत आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी इसमें हम लोग इस केस की जांच। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी और दीपों का महोत्सव यानी कि दीपोत्सव हर साल की तरह इस बार भी राम नगरी में भव्यता अपने चरम पर होगी, लेकिन इस बार होगा कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया के लिए अद्भुत और अभूतपूर्व होगा। सरयू के तट पर हजारों दीपों की रोशनी के बीच 1251 अर्चक एक साथ मां सरयू की महाआरती करेंगे और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा पूरा विश्व। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या, जिसे त्रेता युग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी कहा जाता है, यहीं से भारतीय संस्कृति और सनातन आस्था का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचा। दीपावली का पर्व जब प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ लौटे, नगर वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया और यही परंपरा आज दीप महोत्सव के रूप में जीवित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या प्रशासन ने इस बार भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1251 अर्चक एक साथ मां सूर्य की महाआरती करेंगे। संगीत, वेद घोष, शंखनाद और घंटियों की गूंज के बीच यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि विश्व के सामने भारत की आस्था, परंपरा और सामूहिक शक्ति का प्रमाण होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पिछले वर्ष 2024 में 1100 अर्चकों ने एक साथ सरयू की महाआरती की थी। वह विश्व कीर्तिमान बना, जिससे इस साल भी और भी बड़ा कर दिया जाएगा। 1251 अर्चक एक साथ, एक स्वर, एक भावना, विश्व के धार्मिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय जो पहले कभी नहीं लिखा गया। दीपो महोत्सव में सरयू की महाआरती का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक है, जहाँ हर दीपक, हर मंत्र और हर स्वर समाज को जोड़ने का माध्यम है। सरयू तट पर आरती की छटा और श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था के दीप जला देती है। इस आयोजन को दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी। हर क्षण, हर अर्चक की भागीदारी और हर अनुष्ठान की विधि को तकनीकी रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि ये पहल हमेशा के लिए दर्ज हो सके। दीपो महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से भी अभूतपूर्व महत्व रखता है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या पहुँचते हैं। शहर दीपों से जगमगाता है, राम की पैड़ी पर लाखों दीप एक साथ जलते हैं और फिर सरयू तट पर मां आरती जो पूरे वातावरण को दिव्य और अलौकिक बना देती है। इस बार दीपो महोत्सव केवल दीपों का महोत्सव नहीं होगा, यह होगा आस्था की अद्भुत अभिव्यक्ति, संस्कृति की जीवंत झलक और विश्व पलट पर भारत की अनूठी पहचान। 1251 अर्चक, सरयू की लहरों पर गूंजती आरती और अयोध्या का दीपो महोत्सव विश्व रिकॉर्ड बनकर एक बार फिर से अमर हो जाएगा। इस वर्ष अयोध्या तीर्थ विकास परिषद ने एक दिया राम के नाम अभियान शुरू किया है, जिसके तहत देश विदेश के राम भक्त अपनी आस्था का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। भले ही कोई भी भक्त अयोध्या ना पहुंच सके, ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से वे इस आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। इस पहल ने दीपो महोत्सव को वैश्विक स्तर पर और समावेशी बनाया है। इस बार दीपो महोत्सव केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा। एक दिया राम के नाम अभियान के माध्यम से विश्व भर के राम भक्त इस आयोजन से जुड़ेंगे। जब सरयू तट पर दीपों की ज्योति प्रज्वलित होगी, जो राम नाम की आभा विश्व के कोने कोने में गूंजेगी, जो सनातन सांस्कृतिक एकता और शक्ति को दर्शाएगी। तो इस बार दीपो महोत्सव होगा कुछ अलग। सरयू की लहरों पर हजारों दीपों के बीच 1251 अर्चक जब एक साथ आरती करेंगे, तो ये दृश्य केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा। विश्व पटल पर गूंजेगी अयोध्या की आस्था और दर्ज होगा एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।